हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आज भोजन कहाँ से आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और समझेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है। नए सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों क्लास 6 में बहुत ध्यान से पहले चैप्टर से हम पढ़ेंगे, समझेंगे और कहीं कुछ परेशानी होने पर चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी डर के। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम खाना खाते हैं। आपके विज्ञान में बच्चों कक्षा 6 में विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन और ये कहाँ से आता है। तो आप सबको पता है कि भोजन हम खाते हैं, अलग अलग बहुत सारे तरीके की चीजें खाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम उसको समझेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो एक्चुअल में आता कहाँ से है, वो क्या चीजें हैं, उस भोजन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो भी आपको इस चैप्टर में जानना होगा। तो हम बात करेंगे किनकी, हम बात करेंगे फूड आइटम्स की, यानी कि खाद्य पदार्थों की बात करेंगे। खाद्य पदार्थों में आप सभी को पता है वी ऑल नीड फूड, हम सभी को भोजन की जरूरत होती है। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू डू वर्क एंड ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी। फूड जो है आपको क्या देता है, भोजन हमको अपने प्रतिदिन के कामों को करने के लिए ऊर्जा देता है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। डू यू रिमेम्बर what you had for lunch or dinner yesterday? क्या आप सबको याद है कि आपने कल रात में डिनर के टाइम पे या कल लंच में क्या खाया था? Did you notice that the food you had, for example, दाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो आप खाना खाते हैं, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं जैसे दाल है, रोटी है, सब्जी है, आर मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये जो है ये दाल है या रोटी है या सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, यानी कि अलग अलग पदार्थों की। जैसे कि अलग अलग खाना बनाने के लिए, खाना का मतलब जैसे आप रोटी खाते हैं तो अब बिल्कुल ये ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है आपको? रोटी खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आपको सूखे आटे को पानी के साथ मिक्स करके उसका आटा गूंदना होता है, उसके बाद रोटी बन पाती है। तो ये क्या है, ये आपका अलग अलग पदार्थों का कॉम्बिनेशन हो करके कुछ खाद्य सामग्रियां जो हैं वो बनती हैं। तो उसको हम एक एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें तो हम कैसे समझेंगे? जैसे कि एक रोहन नाम का लड़का है, रोहन एट चपातीज एंड दाल फॉर लंच। उसने लंच के टाइम में क्या क्या खाया? दाल और रोटी, दाल और चपाती खाई उसने। तो अब क्या आपको पता है कि उस दाल और चपाती को बनाने के लिए उसको किस किस चीज की जरूरत पड़ी? उसको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने पड़े जिससे वो दाल और चपाती बनके तैयार हुई? तो स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप इंग्रेडिएंट्स फॉर दाल एंड चपाती। रोटी के लिए और दाल के लिए अलग अलग क्या इंग्रेडिएंट? देखो उसने क्या खाया, रोहन ने रोटी खाई और दाल में उसने दाल मखनी खाई। ठीक है, तो क्या क्या चीजें उसको जरूरत पड़ी? दाल मखनी बनाने के लिए उसको दाल की जरूरत पड़ी, दालों की कहेंगे एक्चुअली, उड़द की दाल और राजमा की दाल की जरूरत पड़ती है, और पानी की जरूरत पड़ी, और किस चीज की जरूरत पड़ी बच्चों? स्पाइसेस की जरूरत पड़ी, यानी कि उसमें अलग अलग बहुत सारे मसाले भी पड़ते हैं तो उनकी उसको जरूरत पड़ी। रोटी बनाने के लिए पानी और आटे की जरूरत पड़ी जिसको गूंद करके रोटी बनाई जा सके। अब चूंकि आप केवल खाते हैं, आपको ये पता नहीं होता है कि जो चीज आप खा रहे हैं वो किन पदार्थों से मिल करके बनी है। क्योंकि आप अभी छोटे हैं, आप खुद नहीं बनाते खाना,
है ना। तो आपको ये चीज पता नहीं चल पाती है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है, यानी कि क्या 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 पदार्थों से मिल करके जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे सामने है ना। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, दी सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिश आर नोन एज इट्स इंग्रेडिएंट्स। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये घटक कहलाते हैं। ये जो है ये भोजन को बनाने के लिए कच्ची सामग्री जो होती है वो कहलाते हैं। तो आप सबको पता है कि अलग अलग, है ना, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों में खाना खाने का जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अब पहले आपने देखा कि अगर कोई दाल खा रहा है और रोटी खा रहा है तो उसको बनाने के लिए हमको कुछ भोजन को तैयार करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अलग अलग संघटकों की जरूरत होती है, अलग अलग कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। जैसे एक सारणी बनाएंगे आप लोग और सारणी में ये लिखेंगे रोटी बनाने के लिए आपको किन किन कच्ची सामग्रियों की जरूरत होती है, दाल बनाने के लिए आपको किन किन कच्ची सामग्रियों की जरूरत होती है, आपको भात बनाने के लिए यानी कि पका हुआ चावल जो होता है उसको बनाने के लिए आपको किन किन कच्ची सामग्रियों की जरूरत होती है। यदि आप सब्जी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन कच्ची सामग्रियों की जरूरत होती है उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक कॉलम बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे और उसमें अपनी मम्मी से बातचीत करके और उनसे ये पूछ के आप उस सारणी को भर सकते हैं और अपनी जानकारी को आप बढ़ा सकते हैं। तो जो बच्चों ये दाल और रोटी खाई रोहन ने, इसमें देखिए दाल में अलग अलग 3 प्रकार की सामग्रियां मिलाने पर और उसके बाद उसको आग पे पकाने पर दाल मखनी बन के तैयार होती है। इसी तरह से आटे को पानी के साथ गूंधने पर और उस गीले आटे को रोटी की तरह बेल करके सेंकने पर आंच पर क्या बनती है? रोटी बन के तैयार होती है। और ये क्या है? ये आप सभी के लिए अभी नई जानकारी का विषय है कि जो आप खाना खाते हैं वो अलग अलग चीजों से मिल करके तैयार होती है। उसमें अलग अलग मसाले पड़ते हैं, अलग अलग चीजें पड़ती हैं, है ना। तो हम बात करेंगे फूड वैरायटी की। हम फूड वैरायटी की बात करेंगे तो फूड वैरायटी के बारे में जानेंगे। क्या आप सभी को पता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स में लोग रहते हैं क्या वो एक तरीके का खाना खाते हैं? डू यू थिंक दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव सिमिलर फूड हैबिट्स? क्या अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले जो लोग हैं क्या वो एक ही तरीके का खाना खाते हैं या अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि हाँ, अलग अलग प्रदेशों और अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों का जो खान पान होता है वो कैसा होता है? वो अलग अलग होता है। जैसे कि हम सभी उत्तराखंड में रहते हैं, कुछ लोग यानी बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आप सबको पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है और भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अलग अलग राज्य भारत के अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं। तो अगर हम ऊपर से बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड होती है क्योंकि वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत सारी जगहों पर तो कुछ वेजिटेशन ही नहीं होता, लेकिन जितनी जगहों पर होता है वहां पे अलग तरीके का खान पान होता है, यानी कि ऐसा खान पान जिसमें ठंड से बचने की क्षमता होती होगी, ठीक है। और हमारे पहाड़ों में भी अलग तरीके का खान पान होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ जाकर के देखें तो वहां का खान पान जो है वो एकदम अलग तरीके का होता, ठीक है। हम अगर पंजाब की तरफ जाकर के देखें तो वहां का खान पान बिल्कुल अलग होता है, मौसम के अनुसार भी अलग हो जाता है और वैसे भी अलग होता है। यदि हम कोस्टल रीजन या समुद्र की तरफ जाकर के देखें तो वहां का खान पान भी अलग होता है। अब ये सोचिए कि जो खान पान अलग होता है वो क्यों होता है ना। खान पान अलग तो होता है पर क्यों? हमारा जब एक ही देश है तो हम क्यों एक ही तरीके खाना पानी नहीं खाते हैं? इसका कारण है बच्चों, जिस
प्रदेश में, जैसे बंगाल है तो बंगाल में मच्छी भात मशहूर है। क्यों? क्योंकि वहां पे मछलियों की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। जिन प्रदेशों में जिस खाद्य सामग्री की अधिकता पाई जाती है, या जिन प्रदेशों में जिस खाद्य सामग्री की अधिकता पाई जाती है या वो जो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसको लोग खान पान के तौर पे उसको यूज कर लेते हैं। जैसे पंजाब में बहुत सारे पशु पाले जाते हैं, तो वहां पे लोग मट्ठा, छाछ ये सब खाना पीना पसंद करते हैं। हरियाणा में भी ये सब चीज आपको देखने को मिलती है। मट्ठा है, मक्खन है, छाछ है, ये सब बहुतायत में, दूध है, ये सब बहुतायत में खाया जाता है। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पे मछलियां बहुत बहुतायत में होती हैं, क्योंकि वो कोस्टल रीजन है, तो इसलिए वहाँ पे मछली भात मशहूर है ना। जहाँ पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे चावल ज्यादा खाया जाता है। जैसे कि यदि हम बात कर लें साउथ इंडिया की, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अलग तरीके का खान पान है। वहाँ पे आपको डोसा, इडली ये सब चीजें खाने को मिलती हैं, सांभर खाने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे चावल की पैदावार ज्यादा होती है और मसालों की पैदावार भी ज्यादा होती है। तो आपको अलग अलग स्टेट्स में इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का खान पान जो है वो तैयार किया जाता है। अब इस वैरायटी के, ये जो हमारे देश में बहुत ज्यादा खान पान में वैरायटी मिल रही है, जो बहुत ज्यादा विविधता मिल रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देर आर मैनी रीजन्स दैट ब्रिंग द वैरायटी इन द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो पूरे भारत देश के लोगों में खान पान में जो विविधता है वो क्यों है? अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों के खान पान में अलगाव है। यानी कि जैसे गुजरात में जो लोग रहते हैं उनका खान पान अलग है, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का खान पान अलग है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों का खान पान अलग है, उत्तराखंड में रहने वाले लोगों का भी खान पान थोड़ा अलग है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ों में यानी जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों का खान पान अलग है, दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों का भी खान पान एकदम अलग है। और हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, असम और मेघालय या त्रिपुरा की, तो उस तरफ का भी खान पान जो है वो क्या है, एकदम अलग है। क्या कारण है जिसके कारण ये खान पान में इतनी ज्यादा विविधता आती है? देखिए, आप सबको पता है कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ पे हर चीज में विविधता है ना। हम लोग कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं। हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत अलग अलग तरीके की वेशभूषा है यानी पहनावा है, बहुत अलग अलग तरीके का खान पान है और बहुत ज्यादा रिच कल्चर भी है हमारा, यानी कि संस्कृति के मामले में भी हम बहुत आगे हैं। तो क्या रीजन है कि खान पान में विविधता है? उसको यदि हम देखें तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक तो रीजंस क्या हो सकते हैं, एक तो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि खाना बनाने का जो तरीका है वो क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए ओपन फायर्स एंड तंदूर्स आर यूज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। जो नॉर्दर्न इंडिया है यानी उत्तर भारत में खुली आग में और तंदूर में भोजन को पकाया जाता है बहुतायत में। ठीक है, किस रीजन में कौन सी चीज की अवेलेबिलिटी है, कौन सा तेल पाया जाता है और उस तेल को भोजन पकाने के लिए यूज किया जाता है, तो टाइप्स ऑफ ऑयल यूज्ड, यानी किस प्रकार का तेल यूज किया गया भोजन को पकाने के लिए। जैसे यदि हम बात करें तो कोकोनट ऑयल यूज होता है साउथ इंडियन फूड के प्रिपरेशंस में। कोकोनट ऑयल का मतलब नारियल का तेल। और हमारे नॉर्थ इंडिया में फूड प्रिपरेशंस के लिए ज्यादातर सरसों का तेल यूज होता है। देखिए, अब हर चीज की अवेलेबिलिटी हर एक एरिया में है, लेकिन अब कोकोनट ऑयल जो है वो कोकोनट से, कोकोनट ट्रीज से मिलता है। तो कोकोनट ट्रीज कहाँ पे होते हैं? कोस्टल रीजन्स में, जहाँ पे समुद्र के किनारे।
है ना। तो दक्षिण भारत में हर प्रकार का खाना बनाने के लिए नारियल तेल का ही यूज किया जाता है, ठीक है। और आप सबको पता है कि जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में ज्यादातर, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ, लेकिन ज्यादातर फूड आइटम्स को बनाने के लिए, फूड प्रिपरेशंस के लिए सरसों का तेल यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस जगह पे, जिस रीजन में जिस ऑयल की अवेलेबिलिटी है, जो ऑयल पाया जाता है या जिसकी उपजाऊ, जहां पे जिसकी पैदावार ज्यादा होती है, वहां पे उस चीज का यूज किया जाता है। जैसे हम इसको अगर एकदम एग्जाम्पल के तौर पे लेने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास अगर स्वेटर है तो मैं स्वेटर ही पहनूंगी, अगर दूसरे के पास कोट है तो वो कोट ही पहनेगा। यानी कि जो बहुत ठंडी वाली जगह में रहता होगा वो अपने लिए कोट खरीदेगा, मोटा ओवर कोट, है ना। तो जम्मू कश्मीर के लोग क्या करेंगे, जब ठंडक का मौसम आएगा तो बहुत बड़ा बड़ा ओवर कोट पहनेंगे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। और मुझे जब जरूरत ही नहीं है तो मैं केवल स्वेटर से काम चलाऊंगी, स्वेटर ही पहन लूंगी। क्योंकि महाराष्ट्र और बेंगलोर में ठंड पड़ती ही नहीं तो वहां के लोग स्वेटर भी नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितनी जिसको जरूरत होती है उतनी ही वो लोग सामान इस्तेमाल करते हैं। और जरूरत किस चीज पर डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी पर। जैसे अगर सरसों तेल की अवेलेबिलिटी है तो सरसों तेल की जरूरत को वो महसूस करते हुए भोजन पकाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया के लोग। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो सारे प्रकार के साउथ इंडियन फूड में किसका प्रयोग होता है, नारियल के तेल का प्रयोग होता है। उसके अलावा ये बात हो गई किस प्रकार का तेल इस्तेमाल होता है, स्पाइसेस यूज, किस प्रकार के मसाले यूज होते हैं। जैसे गरम मसाला इज अ स्पाइसी पाउडर यूज्ड इन मोस्ट नॉर्थ इंडियन फूड प्रिपरेशंस। गरम मसाला एक ऐसे प्रकार के मसालों का कॉम्बिनेशन है जो हर प्रकार के उत्तर भारतीय व्यंजन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब गरम मसाला में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मसालों का ये मिश्रण है, ठीक है। तो ये क्यों वहां पे यूज किया जाता है बच्चों, वहां मौजूद है इसलिए ही यूज किया जाता है। बहुत छोटी सी बात है, जैसे जिस चीज की जरूरत उस चीज की मौजूदगी और उसी का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद मेन बात क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस का मतलब वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का मौसम कैसा है। क्योंकि मौसम जो है, मौसम ही चीजों की अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है और मौसम ही जो है चीजों की जरूरत को निर्धारित करने में योगदान करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो दिल्ली की ठंड बहुत ज्यादा होती है, दिल्ली में ठंड जो है ज्यादा होती है और मुंबई में ठंड होती ही नहीं है। तो क्या मुंबई में रहने वाला व्यक्ति स्वेटर पहन सकता है, नहीं पहन सकता। या जाड़े में दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति बिना स्वेटर के रह सकता है, नहीं रह सकता। तो क्या चीज असर डाल रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो जरूरत पे असर डाल रही हैं। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज हॉट एंड ड्राई। नॉर्मली जो नॉर्दर्न इंडिया है, हमारा जो उत्तर भारत है, वहां पे जो मौसम होता है गर्मी के दिनों में हॉट और ड्राई होता है, ठीक है। बारिश में बहुत चिपचिपा होता है और ठंडक में यहाँ बहुत ज्यादा ठंडक भी पड़ती है। Hence the people of northern India consume wheat products। तो गर्मी के समय में क्या होता है, गर्मी के समय पे यहाँ पे गेहूं की पैदावार अच्छी होती है, इसलिए हम लोगों के यहाँ रोटी नॉर्मल तौर पे खाई जाती है। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। रोटी साउथ इंडिया में लंच में रोटी नहीं खाते हैं लोग। क्यों नहीं खाते हैं, इसका कारण समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि वहां पे किस अनाज की पैदावार ज्यादा होती होगी। वहां पे गेहूं की पैदावार नहीं हो पाती अच्छी, इसलिए वहां पे गेहूं की क्या नहीं है, उपलब्धता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए वहां पे गेहूं ज्यादा नहीं खाया जाता। हमारे पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इवन उत्तराखंड में भी और कुछ स्टेट्स में गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए यहाँ पे
लोग नाश्ते में भी रोटी ही खा लेते हैं या कुछ अलग प्रकार का व्यंजन खा सकते हैं। दिन के खाने में भी उनको रोटी चाहिए होती है और रात के डिनर में भी वो लोग रोटी ही खाते हैं। क्यों? इसका कारण है क्यों नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में क्यों सबके घर में डिनर में केवल इडली या डोसा ही नहीं चलता, रोज क्यों नहीं चलता? इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, वही आदत हो जाती है। जिसके पास जो चीज होती है जरूरत के अनुसार उसको इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाती है ना। तो ये क्या है? ये हम लोगों की आदत में शामिल है कि हमें क्या खाना है, रात के खाने में रोटी खाना होता है। और क्योंकि यहाँ पे गेहूं की पैदावार ज्यादा है तो व्हीट प्रोडक्ट जैसे रोटी हो गई, दलिया हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा कंज्यूम होती हैं। अब जब क्लाइमेटिक कंडीशंस पे क्या चीज डिपेंड करती है बच्चों? द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि जो वहाँ का मौसम है उसके आधार पे वहाँ पे कौन सी फसलों की पैदावार होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे व्हीट इज ग्रोन इन मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तर भारत के ज्यादातर भागों में क्या होता है? गेहूं की पैदावार होती है। उत्तर भारत के ज्यादातर भागों में गेहूं की पैदावार होती है। लेकिन वाइल इन सदर्न इंडिया, यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में ज्यादातर किसकी पैदावार होती है बच्चों? राइस इज ग्रोन, यानी कि चावल की पैदावार होती है। वहां पे चावल उगाया जाता है ज्यादा। तो यदि हम बात करें कि फसलें कितने प्रकार की ग्रो करती हैं, तो उसमें आपने देखा कि उत्तर भारत में गेहूं की पैदावार हो रही है और दक्षिण भारत में किसकी पैदावार हो रही है? चावल की। अब आपके लिए ये अचंभे की बात होगी, सोच के देखेंगे आप, कितनी मजेदार बात है कि साउथ इंडिया में कभी कोई घूमने गया हो तो उससे आप पूछ सकते हैं, आप साउथ इंडिया गए थे तो घूमने के खाने के लिए आपको ज्यादातर वहां क्या मिलता था? तो बताएंगे वहां तो हर तरफ इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, उत्तपम, बहुत सारे साउथ इंडियन वैरायटीज। यहाँ पे वो रेस्टोरेंट्स में आपको खाने को मिलेगा, जनरल मतलब बिल्कुल आम तौर पे नहीं मिलेगा। लेकिन जब साउथ इंडिया जाएंगे तो वहां पे आपको हर जगह वही चीज मिलेगी, यानी कि अवेलेबिलिटी की बात हो गई, उपलब्धता की बात हो गई। और उपलब्धता किस पर निर्भर करती है? क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, वहां पे किस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं उस पे, वहां पे किस तरीके के मसालों की पैदावार होती है उस पे, वहां पे किस प्रकार का तेल पाया जाता है उस पे, और किस तरीके का मेथड भोजन को बनाने के लिए यूज किया जाता है उस पर। तो ये सारी चीजें किस पे इफेक्ट डालती हैं बच्चों? अवेलेबिलिटी पे, यानी कि उपलब्धता पे। तो ये पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप लोगों को नो नीड टू कॉपी एनीथिंग, अभी आपको केवल ध्यान से सुनना है और बातों को समझना है। ना समझ में आने पर आपको हाथ उठा करके सवाल भी पूछने हैं। अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने टीचर के माध्यम से चैट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। कहीं कोई परेशानी होने पर उस परेशानी की उस समस्या का समाधान आपका कर दिया जाएगा। तो आप सबने ये देखा कि अलग अलग तरीके के भोजन, अलग अलग तरीके के प्रांतों में जो हमारे यहाँ भोजन बनाया जाता है, जो हम अलग अलग तरीके का खान पान है, उसका कारण क्या है? मुख्य तौर पर उपलब्धता उसका कारण है। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का तेल, मसाले इस्तेमाल होते हैं, अलग तरीके से खाना पकाने की भी परंपरा है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस, और उन क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर, यानी मौसम के आधार पे किस अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और उन अलग अलग फसलों के आधार पर ही वहाँ का खान पान जो है वो तय होता है। और द जियोग्राफिकल रीजन, यानी कि कोई पैदावार नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बंगाल में मच्छी भात बहुत ज्यादा फेमस होता है। क्यों? क्योंकि फिश प्रिपरेशंस आपका बंगाल का मशहूर है, लेकिन महाराष्ट्र में भी इसकी
डिमांड होती है काफी। क्यों? रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि मछुआरे बहुत सारे हैं और समुद्र में क्या होती हैं, बहुत सारी मात्रा में मछलियां होती हैं, है ना। तो इसका मतलब वहां पे उसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा है और इसीलिए वहां पे फिश प्रिपरेशंस आर कॉमन इन द कोस्टल रीजन्स। सभी प्रकार के रीजन्स जहां पे किनारे, समुद्र के किनारे वाली जो जगहें हैं वहां पे अबंडेंस में यानी बहुत ज्यादा अधिकता में मछलियां पाई जाती हैं और इसीलिए वहां पे मछलियों वाले व्यंजन की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। या हम ये कह सकते हैं कि उपलब्धता के आधार पे डिमांड जो है वो घटती और बढ़ती है। मान लीजिए डिमांड गेहूं के रोटी की हो और उपलब्ध मछलियां हो, तो क्या उस डिमांड को पूरा किया जा सकेगा? नहीं। तो इसलिए उपलब्धता के आधार पर जो डिमांड होती है वो बढ़ती है और घटती है। तो इस तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे बच्चों। उस चार्ट में आप लिखेंगे कि कौन से राज्य में, पहले तो आपको ये जानना होगा कि हमारे भारत देश में कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आप पूर्वी क्षेत्र, है ना, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र ऐसा करके लिख सकते हैं। समुद्र के किनारों वाले क्षेत्र जैसे गुजरात है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, ये सारे समुद्र के किनारों को छूते हुए राज्य हैं। केरला है, तमिलनाडु है, ये समुद्र के किनारों को छूते हुए राज्य हैं। ठीक है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि आपका अंडमान निकोबार है, वो भी समुद्र के बीच में है। ठीक है। आपका कई सारे पहाड़ी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये आपके पहाड़ी राज्यों में आते हैं। ठीक है। आपका पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका दिल्ली हो गया, ये सब आपका मैदानी राज्य माने जाएंगे और पहाड़ी राज्यों से नजदीक होंगे। आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका मैदानी राज्यों में माना जाएगा। आपका आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब आपका पूर्वोत्तर राज्यों में माना जाएगा। ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में उपलब्धता के आधार पे यानी कि अवेलेबिलिटी के आधार पे अलग अलग प्रकार का खान पान बच्चों होता है। ठीक है। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या आया आपकी? उपलब्धता। उपलब्धता पे अगर ध्यान देंगे तो उपलब्धता के आधार पे अलग अलग तरीके का खान पान होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। मिल्क चॉकलेट्स बनाने वाले जो पहले मिल्क चॉकलेट वॉज फर्स्ट मेड बाय डेनियल पीटर नाम का आदमी जो था, उन्होंने पहली बार मिल्क चॉकलेट बनाई थी और उसके बाद उसने अपने इस आइडिया को सेल कर दिया था, सोल्ड द कॉन्सेप्ट टू हिज नेबर हेनरी नेस्ले। यानी कि यदि ये सोचें कि सबसे पुरानी चॉकलेट की ब्रांड कौन सी है ना, ये जानकारी याद रख पाए या ना रख पाए, लेकिन ये चीज आप हमेशा याद रख पाएंगे कि जो सबसे पुरानी चॉकलेट है वो कौन सी है? नेस्ले। द वर्ल्ड्स फर्स्ट चॉकलेट कैंडी वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1828 में। डच चॉकलेट मेकर एक थे, उन्होंने कोनरेड जे वैन होटेन ने चॉकलेट बनाई थी सबसे पहले, है ना। तो ये तो एक अलग सी इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि हम खाने पीने की बातें कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको ये बताना, एक मजेदार बात बतानी जरूरी समझी कि आप जानो कि क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो सबसे पहले चॉकलेट जो थी वो किसने बनाई? डेनियल पीटर ने, और उन्होंने अपने इस आइडिया को नेस्ले को बेच दिया था। ठीक है। तो अब इसमें आपको, ये आपका होमवर्क है, द गिवन टेबल लिस्ट द पॉपुलर डिशेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि आपको सामने जो नीचे जो सारणी दी गई है, इस सारणी में अलग अलग स्टेट्स के नाम भरने हैं।
Now try to recall the state to which the given food items belong. यानी कि डिशेस में नाम दिया गया है। संदेश एक प्रकार की मिठाई होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। रस बाली और रसगुल्ला, ये 3 प्रकार के आइटम्स आपको सोच के, आपस में बातचीत करके, बड़ों से जान करके इस ब्लॉक्स में भरना है कि संदेश, रसबाली और रसगुल्ला कहाँ पाया जाता है। दाल बाटी और बाजरे की रोटी कहाँ का मशहूर खाने का आइटम है या कहाँ का मशहूर व्यंजन है। डोसा, वड़ा, सांबर ये कहाँ पे पाया जाता है। उन स्टेट्स के नाम आपको लिखने हैं, उन राज्यों के नाम लिखने हैं। और बाल मिठाई, गुलाब जामुन और पेड़ा कहाँ कहाँ का मशहूर है। यानी कि ये आपको पता होगा। सारी देखो जितनी चीजें हैं इसमें से मुझे लगता है सारी चीजें सबने खाई होंगी, ठीक है, लेकिन कहाँ पे क्या चीज मशहूर है, हो सकता है ना भी खाई हो, कोई जरूरी नहीं कि खाई ही होंगी, लेकिन हो सकता है ना भी खाई हो। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जितना बड़ा हमारा भारत देश है तो भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज मशहूर है। जैसे इसमें सरसों की मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, ये जब मैं बोल रही हूँ तो मैंने कहा कि मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, यानी कि कहीं ना कहीं भाषा में भी पंजाबी पुट आ गया और हम व्यंजन भी पंजाबियों के व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो वो कहाँ पाया जाता है, वो पंजाब में अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो इसीलिए स्टेट में वहां पे लिखेंगे पंजाब। तो ये आपका होमवर्क रहा। आप आज ये डिशेस जो हैं ये कौन कौन से स्टेट में पाई जाती हैं उसके बारे में आप लिख के लाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने भोजन कहाँ से आता है ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया क्लास 6 के लिए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने एक होमवर्क भी दिया है और उस होमवर्क में आपको अलग अलग बहुत सारे व्यंजन जो आपने आशा करती हूँ नोट कर लिए होंगे, उन व्यंजन कहाँ पे कौन से राज्यों में मशहूर हैं उन राज्यों के नाम लिखने हैं। तो इसके बारे में आपको अपने आपस में चर्चा करनी होगी, अपने बड़ों से बात करनी होगी। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अगले सेशन में मैं आपको उस चीज के बारे में भी बताऊंगी। कोई परेशानी होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और अपने शिक्षक से हेल्प लेकर के भी मुझे तक सवाल अपने पहुंचा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।